गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को किरचॉफ्स लॉज बतलाया। आज हम उन लॉज पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल ये एसेलोरा की बुक से ही हमने ले लिया है। नेटवर्क PQRS, यहाँ PQRS एक नेटवर्क दिखलाया गया है, इज मेड एज अंडर PQ हैज़ ए बैटरी ऑफ 4 वोल्ट। यहाँ पर एक सेल है, बैटरी 4 वोल्ट की है, एंड नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस, इसकी इंटरनल रेसिस्टेंस 0 लिया गया है, विद ए पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू P, देख रहे हो पॉजिटिव P से कनेक्टेड है। QR हैज ए रेसिस्टेंस 60 ओम, QR यहाँ पर एक 60 ओम का रेसिस्टर कनेक्टेड है। PS हैज ए बैटरी ऑफ 5 वोल्ट, PS यहाँ पर इस सेक्शन में एक बैटरी 5 वोल्ट की कनेक्टेड है, देख रहे हो पोलैरिटी कैसी है, एंड नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस है, इसका भी इंटरनल रेसिस्टेंस 0 है, विद पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू P, इसका भी पॉजिटिव P से जुड़ रहा है। RS हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 200 ओम, RS इस सेक्शन में यहाँ रेसिस्टेंस 200 ओम का एक रेसिस्टर कनेक्टेड है। तो पूछा है कि इफ ए मिली एमीटर ऑफ 20 ओम रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन P एंड R, P और R ये डायगोनल वाला जो पोर्शन है, इसमें अगर 20 ओम का एक मिली एमीटर कनेक्ट करें, मिली एमीटर किस लिए कनेक्ट करेंगे, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा उसको मेजर करने के लिए। तो पूछा है कि उस मिली एमीटर की खुद की रेसिस्टेंस अगर 20 ओम की है तो बताइए कि उस मिली एमीटर की रीडिंग क्या होगी, मतलब कि इस सेक्शन में PR सेक्शन में करंट कितना फ्लो होगा। ठीक है, तो किरचॉफ्स रूल देखो कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखलाएंगे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। मान लो कि इस सेल के 4 वोल्ट वाले इसके पॉजिटिव टर्मिनल से I एम्पियर का करंट हमने P की ओर जाते हुए दिखलाया, तो P एक जंक्शन हुआ। अगर मान लो कि इस I एम्पियर करंट में से I1 एम्पियर का करंट जो है इस मिली एमीटर की ओर जा रहा है, तो अब I माइनस I1 करंट बच गया जो कि इस PS सेक्शन से होकर के जाएगा। तो I करंट यहाँ से आया, I1 मिली एमीटर को गया, I माइनस I1 करंट इस सेक्शन से होकर के इस तरह से R पर पहुंचा। R इज अनदर जंक्शन। अब इस जंक्शन पे ये I माइनस I1 आ रहा है, यहाँ से I1 करंट यहाँ से पहुंच रहा है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, I1 प्लस I1 और माइनस I1 कट गया, I करंट बच गया, और वो I करंट यहाँ आकर और इस नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच रहा है। एक बात का ख्याल रखना आप लोग, यदि किसी सेल की पॉजिटिव टर्मिनल से आप 5 एम्पियर का करंट निकलते दिखा रहे हो, तो उसके नेगेटिव टर्मिनल से ठीक 5 एम्पियर का ही करंट आते हुए भी दिखाना, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और करंट डिस्ट्रीब्यूशन जंक्शंस पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ होना चाहिए। अब जंक्शन रूल तो देख रहे हैं कि P जंक्शन और R जंक्शन पे पूरी तरह से फॉलो हो रहा है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने सही तरीके से दिखला दिया। अब किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं PRQP लूप में। PRQP ये लूप ले रहा है, ये क्लोज लूप बन रहा है। मान लो कि हम क्लॉकवाइज सेंस में बढ़ रहे हैं, P से R की तरफ या R से Q, फिर Q से P की तरफ, और इस क्लोज लूप के लिए हम किरचॉफ्स वोल्टेज रूल को हम लिख रहे हैं, उसके लिए इक्वेशंस लिख रहे हैं। तो जैसा मैंने कल बताया था साइन कन्वेंशन के साथ कि अगर यहाँ पर एज्यूम्ड करंट की दिशा इस मिली एमीटर जिसकी रेसिस्टेंस यहाँ पर सिर्फ दिखलाई गई है 20 ओम की, इसमें एज्यूम्ड करंट I1 की डायरेक्शन जो है P2R दिखलाई गई है, और जब हम क्लॉकवाइज सेंस में बढ़ रहे हैं इस लूप में, तो हम P से R की ओर जा रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट का फ्लो होने का मतलब कि यहाँ जो IR का प्रोडक्ट होगा, मेरा मतलब 20 I1 इसे पॉजिटिव लिया जाएगा जब सम ऑफ ऑल IR प्रोडक्ट एक साथ लिखा जाएगा, तो 20 I1 हो गया। फिर इसके बाद R से Q की तरफ जब हम बढ़ेंगे, तो ये 60 ओम की रेसिस्टेंस में देख रहे हो कि करंट की डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं, और इसमें I एम्पियर का नेट करंट जा रहा है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो 60 I का होगा। और चूंकि करंट के डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इसे भी पॉजिटिव लेंगे, इस IR प्रोडक्ट को भी, तो ये 20 I1 प्लस 60 I हो जाएगा। कोई तीसरा रेसिस्टर है नहीं, तो ये सभी IR प्रोडक्ट का हिसाब तो हमने कर लिया, उनका सबका सम ले लिया साइन कन्वेंशन का ख्याल रखते हुए। इस 4 वोल्ट की बैटरी से देखो, अब हम Q से P की ओर बढ़ रहे हैं, तो सेल के बॉडी के अंदर हम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर एंट्री ले रहे हैं।
तो जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो हमने बताया था आपको कि सम ऑफ ऑल ईएमएफ्स में जिसमें एक ही सेल है तो इसकी ईएमएफ को हम पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं उस डायरेक्शन में हम सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर उसकी बॉडी के अंदर एंट्री लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो इसकी ईएमएफ पॉजिटिव ली जाएगी और ये +4। तो इक्वेशन हमारा बन गया 20I1 + 60I = 4। ठीक है। इसी तरह से अगर हम लूप PSRP कंसीडर करें, PSRP ये वाला क्लोज लूप ले लें, इसमें भी अगर क्लॉकवाइज सेंस ही अगर हम लें तो चलो देखते हैं यहाँ पर कैसा इक्वेशन बनता है। तो तुम देख रहे हो कि चलो S से R की ओर बढ़ें तो ये 200 ओम रेसिस्टेंस से हो करके इसके क्रॉस IR प्रोडक्ट देखते हैं। तो करंट की डायरेक्शन में ही हम आगे बढ़ रहे हैं, क्लॉकवाइज सेंस में बढ़ते हुए हम S to R बढ़ रहे हैं। S to R बढ़ते हुए इसके क्रॉस 200 ओम के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 200 × I - I1 होगा और इसे हम पॉजिटिव लेंगे। तो 200 × I - I1 को पॉजिटिव लेंगे। फिर क्लॉकवाइज सेंस में बढ़ते हुए जब हम R से P की ओर आएंगे तो देखो यहाँ एज्यूम्ड करंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, R to P। तो यहाँ पर जो IR का प्रोडक्ट होगा ये नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, और ये -20I1 लिया जाएगा, -20I1। ठीक है, और ये -20I1। फिर उसके बाद अब हम P से S की ओर बढ़ेंगे तब जाकर लूप कंप्लीट होगा। तो P to S जब हम जाएंगे तो तुम देखो कि सेल के बॉडी के अंदर पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन के क्या कहता है कि EMF की वैल्यू इसकी नेगेटिव ली जाएगी। जब नेगेटिव ली जाएगी तो ये -5 हो जाएगा। ठीक है, तो 200 I - I1 -20I1 = -5 हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करने पर ये आपका 40I - 44I1 = -1 होगा। ठीक है, क्योंकि 5 से ये सब डिवाइड हो जाएंगे, ये 20 डिवाइड हो करके ये 4 होगा। फिर ये 200 I - I1 को ब्रैकेट को ओपन करोगे, फिर उसके बाद ये रिलेशन बन जाएगा आपका 40I - 44I1 = -1 हो जाएगा। तो दो इक्वेशंस हमने दो डिफरेंट लूप्स में KVL को अप्लाई करके ऑब्टेन कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। दोनों में वेरिएबल्स क्या हैं? I और I1 वेरिएबल्स हैं। तो इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम आसानी से सॉल्व करके देखना इनको, जो तरीका आपको मालूम है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। तो फर्स्ट को इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर उसके बाद जो इक्वेशन हमें मिलेगा वो इस फॉर्म का होगा 120I + 40I1 = 8 and 120I - 132I1 = -3। ठीक है, अब फोर्थ में अगर थर्ड को सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें 172I1 = 11 मिलेगा, जहां से I1 = 11/172 दैट इज 0.064 एम्पियर हो जाएगा। यानी कि मिली एमीटर जो है वो इतने एम्पियर का करंट रीड करेगा, I1 की वैल्यू इतनी आ गई। तो देखा आपने कैसे हमने किरचॉफ के दोनों रूल को अप्लाई करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, यूजिंग किरचॉफ्स लॉज इन द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क शोन। अब ये जो नेटवर्क शो किया गया है इसमें तुम देखो 3 रेसिस्टर्स हैं। ठीक है, और 2 सेल्स कनेक्टेड हैं 12 वोल्ट के और 6 वोल्ट के, इस तरह से दिख रहा होगा साफ साफ। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1, I2 और I3 की वैल्यूज निकालनी है। तो पहले तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं जंक्शन बी पर। तुम देखो, मान लो कि इस सेक्शन में यहाँ से इसके पॉजिटिव टर्मिनल से I1 करंट निकल रहा है, इस 12 वोल्ट की बैटरी से I1 करंट निकल रहा है जो कि इस 5 ओम के रेसिस्टर से निकल करके इधर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, मान लो कि इस 6 वोल्ट की बैटरी से जो D और C के बीच कनेक्टेड यहाँ से I2 करंट निकल रहा है। ये सब हमने एज्यूम कर लिया है, हमें नहीं मालूम कि इनकी वैल्यूज़ क्या है, ये हमें निकालना है। तो ये करंट यहाँ से I2 पहुँच रहा होगा B जंक्शन की ओर,
यहाँ से I1 करंट बी जंक्शन की ओर पहुँच रहा है, तो यहाँ बी जंक्शन पे यहाँ पर जंक्शन रूल अप्लाई करोगे तो I1 और I2 दोनों करंट आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं, तो यहाँ से जो लिविंग करंट होगा उस I3 B2E जो कि जाएगा इस 2 ओम रेसिस्टर से होकर के फ्लो होते हुए, तो इस I3 की वैल्यू कितनी होगी, I1 प्लस I2 होगी। टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग, तो I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो गया। ये एक इक्वेशन हो गया आपका जो हेल्प करेगा आगे। फिर अब हम ये तो फर्स्ट लॉ अप्लाई करके हमने जंक्शन बी पर हमने ये इक्वेशन ऑब्टेन किया। अब सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं लूप ए बी ई एफ ए में। पहले ए बी ई एफ ए इस लूप में जंक्शन रूल ये लूप रूल अप्लाई करते हैं। तो इस लूप में देखो तो ये चलो बी से ई की ओर बढ़ते हैं, हम क्लॉकवाइज सेंस में आगे बढ़ रहे हैं, तो बी से ई की ओर बढ़ेंगे तो इसमें I3 करंट की दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं, तो इसकी जो प्रोडक्ट है IR की यानी कि 2I3 इसको हमें पॉजिटिव लेना होगा। 2I3 पॉजिटिव लिया गया। फिर हम आगे बढ़ते हुए E से F की ओर आए, कोई रेसिस्टर कोई EMF सोर्स नहीं, कुछ नहीं। फिर F से A की ओर जब हम जाएंगे तो करंट I1 की डायरेक्शन में ही आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ 5I1 जो होगा ये इसको भी पॉजिटिव लिया जाएगा। तो इस पूरे क्लोज सर्किट में, इस क्लोज लूप में सम ऑफ ऑल IR प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस तरह से लिख दिए गए हैं 2I3 प्लस 5I1। अब सम ऑफ ऑल EMFs की बात करें, एक ही सेल कनेक्टेड है इस लूप में और जिस डायरेक्शन में हम जिस सेंस में आगे बढ़ रहे हैं क्लॉकवाइज, तो ऐसा बढ़ते हुए हमें इस रास्ते में जो सेल मिल रहा है 12 वोल्ट की, तो हम इस सेल के बॉडी के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल आगे बढ़ रहे हैं। तो जब इस EMF को हम लिखेंगे तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा, तो 2I3 प्लस 5I1 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि BCDEB ये दूसरा वाला लूप है। BCDEB इस लूप में अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ से एक इक्वेशन हमें मिलेगा, देखते हैं इसको भी सेकेंड रूल अप्लाई करके। B से C तक तो कुछ नहीं है, C से D की ओर बढ़ें, चलो ये रेसिस्टर जो है तो इस रेसिस्टर से होकर के हमारा जो डायरेक्शन है मूव करने का वो तो C to D है, लेकिन करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो 3I2 जो हम लेंगे इसे नेगेटिव लेना पड़ेगा, 3I2। ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3I2 को माइनस लिया गया है, माइनस 3I2 लिया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हुए D से होकर E होते हुए जब हम E से B की ओर आ रहे हैं लूप कंप्लीट करते हुए, तो E से B की ओर जब हम जा रहे हैं तो करंट I3 के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट होगा IR का, मेरा मतलब ये 2I3 इसे हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा और इस इक्वेशन में माइनस 2I3 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन माइनस 2I3 माइनस 3I2 हो गया। ये सम ऑफ ऑल IR प्रोडक्ट हो गया इस लूप में BCDEB इस सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में। अब सम ऑफ ऑल EMFs की बात करते हैं एक साइड में, राइट हैंड साइड में। तो अब चूंकि C से D होते हुए हम E आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ ये जो रास्ते में सेल आया है 6 वोल्ट का, इसके पॉजिटिव से हम नेगेटिव टर्मिनल की ओर इसकी बॉडी के अंदर एंट्री ले रहे हैं इधर की ओर आते वक्त, तो इसकी EMF को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड में जब हम एक साइड में EMF को करेंगे सम ऑफ ऑल EMFs, तो सिर्फ इसी सेल की EMF जो लिखी जाएगी वो -6 लिखी जाएगी। अब यहाँ से ये माइनस माइनस खत्म हो गया सब, तो हमारे पास एक्चुअल में 3 इक्वेशन तैयार हो गए। एक तो पहला इक्वेशन आ गया हमारा जंक्शन रूल से I1 प्लस I2 इक्वल टू I3, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। आप इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करिए और I1, I2 और I3 की वैल्यू फाइंड आउट करिए, ये आपका काम है। और जब आप ऐसा करेंगे तो I1 की वैल्यू 48/31 एम्पियर, I2 की वैल्यू 18/31 एम्पियर, I3 विल बी इक्वल टू 66/31 एम्पियर, ये आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से हमने तीनों करंट की वैल्यू निकाली। एक तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। अब यहाँ पर प्रत्येक सेल, 2 सेल दे रखा है इस नेटवर्क में, E1 इज इक्वल टू 12 वोल्ट, E2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट, EMF इनके दे रखे हैं, न कि पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बताया था अलग चीज़ है। तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल एंड द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इन R। और ये जो बीच में रेसिस्टर है 4 ओम का, इसमें किस रफ्तार से एनर्जी का हीट के फॉर्म में प्रोडक्शन हो रहा है, डिसिपेशन हो रहा है। तो
सबसे पहले हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह शो करके इन डिफरेंट ब्रांच में करंट की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। तो मान लो कि ये जो सेल E1 है 12 वोल्ट वाला, इसमें से I1 करंट निकल रहा है, इसकी पॉजिटिव टर्मिनल से I1 करंट इस इधर के ऊपर रहा है, ठीक है। और इस पूरे नेटवर्क को यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिखलाते हुए अलग अलग नोडल पॉइंट्स का, अलग अलग जंक्शंस का नाम देते हुए हमने यहाँ दिखलाया गया है इसमें। तो ये बी से होते हुए ए की तरफ I1 करंट आ रहा है ये 12 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। अच्छा, ये जो दूसरी बैटरी है नीचे में E2 = 6 वोल्ट वाली, मान लो कि इससे I2 करंट सप्लाई हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, जो कि F होते हुए A की ओर बढ़ रहा है, जंक्शन A की ओर। तो जंक्शन A पर दो तरफ से करंट आ गए, I1 करंट इधर से आया, I2 करंट यहाँ से पहुँच रहा है। तो जंक्शन रूल अगर अप्लाई कर दें A पर, तो A से D के बीच जो रजिस्टर 4 ओम का कनेक्टेड है, इस रजिस्टर की ओर I1 + I2 दोनों के सम के बराबर करंट जा रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने जंक्शन A पर करंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली दिखला दिया है। और फिर यहाँ से I1 + I2 करंट यहाँ जा करके जब D पर जाएगा तो D इज अनदर जंक्शन, इस जंक्शन पर से फिर दो रास्ते हो गए, इसमें से I1 करंट सेपरेट होकर के इधर आ जाएगा, I2 करंट इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये I2 करंट इस लूप में क्लोज लूप बनाएगा और यहाँ I1 करंट जो है यहाँ पहुँच जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिखलाया गया। अब किरचॉफ सेकंड लूप रूल जो है अप्लाई करते हैं क्लोज लूप ADCBA में। A कहाँ है, ADCBA, इस ऊपर वाला ये जो लूप है ना, इसमें हम अप्लाई करते हैं सेकंड रूल। तो ADCBA हम किस सेंस में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ऐसे D होकर C होकर फिर B से। तो इस एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाते हुए हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले तो यहाँ एक रजिस्टर मिला 4 ओम वाला, तो इसमें I1 + I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो हम करंट के डायरेक्शन में ही आगे बढ़ रहे हैं इस रजिस्टर से होकर के। तो इसके क्रॉस जो IR प्रोडक्ट होगा वो 4 × I1 + I2 हो जाएगा, 4 × I1 + I2, और ये पॉजिटिव होगा, समझ रहे अभी हम ये राइट हैंड साइड में IR प्रोडक्ट लिखे हुए। फिर ये D से C के बीच कुछ नहीं, फिर C से जब हम B की ओर बढ़ रहे हैं तो एक और रजिस्टर मिला, इस रजिस्टर में भी जो I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ की IR प्रोडक्ट जो कि 2I1 होगा वो भी पॉजिटिव ले जाएगा, तो +2I1 भी हमने पॉजिटिव ले लिया। और ये जो IR प्रोडक्ट होगा इनका समीशन ये नेट EMF के बराबर होगा। तो तुम देखो इस डायरेक्शन में बढ़ते हुए हम इस बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इसके बॉडी के अंदर एंट्री लेते हुए 12 वोल्ट की बैटरी से। तो इसकी EMF को जब हम अलग लिखेंगे इक्वेशन में तो उसे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ये मतलब कि दिस सम ऑफ IR प्रोडक्ट इज इक्वल टू 12। और इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4I1 + 4I2 + 2I1, ये 6I1 + 4I2 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। देखो I1 और I2 वेरिएबल के टर्म में ये हमारा एक इक्वेशन तैयार हो गया, दिस इज इक्वल टू 12। ऐसे ही फॉर क्लोज लूप ADEFA, इस क्लोज लूप में अगर हम अप्लाई कर देते हैं इसी लूप रूल को, तो तुम देखो हम इस बार जर्नी जो है हम ट्रेवल कर रहे हैं क्लॉकवाइज सेंस में, ऐसे D होते हुए, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं इस 4 ओम के रेसिस्टर से होकर के, तो 4 × I1 + I2 ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। फिर D के बीच कुछ नहीं, E से होकर F जब आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ I2 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। I2 करंट फ्लो हो रहा है और करंट की डायरेक्शन में ही हम आगे भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ IR प्रोडक्ट ये जो होगा 1 × I2 या 1 × I2 होगा यहाँ पर, ये यहाँ I2 होगा 1 × I2। तो ये जो है ये I1 गलत लिखा हुआ है, ये I2 होगा 1 × I2। तो इन दोनों का सम जो होगा, फिर यहाँ पर जब आप एक साइड में EMF करोगे तो सेल की नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इसकी बॉडी से होकर हम जा रहे हैं जिस रूट को हमने तय किया उसमें, तो इस 6 वैल्यू ये पॉजिटिव ली जाएगी। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया 4I1 + I2 + I2। अब ये बन जाएगा आपका 4I1 + 4I2 + I2, ये हो गया 5I2 हो जाएगा, 4I1 + 5I2 = 6 हो जाएगा। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन मिल गए I1 I2 वेरिएबल के टर्म में, और इनको बड़े आसानी से सॉल्व करके आप सॉल्व करना आप लोग। I1 की वैल्यू 18/7 एम्पियर आएगी, I2 की वैल्यू -6/7 एम्पियर आएगी। हाँ जरा इसको समझ लो ठीक से, I2 -6/7 एम्पियर आ रहा है I2 की वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने पहले ही कहा था, हो सकता आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो दिखा रहे हो जो एज्यूम्ड करंट है, मैंने पहले कहा था लेक्चर में कि हो सकता है कि वो डायरेक्शन आपने गलत दिखा रखा हो, फिर भी
आंसर जो आएगा आपको सही कर देगा। तो यहाँ देखो I2 की वैल्यू माइनस आ रही है, नेगेटिव आने का मतलब कि हम जो ये एज्यूम करंट की डायरेक्शन हम E to F माने हैं ये गलत है। एक्चुअल में करंट F to E फ्लो हो रहा है, तो I2 की डायरेक्शन इधर की ओर होगी, F to E होगी। इसी बारे में ये नेगेटिव जो आंसर आया है हमारा, उसका यही ग्रेट इंपॉर्टेंस है। तो आप सिर्फ लूप रूल सही से अप्लाई करना पूरे प्रॉब्लम्स में, जंक्शन रूल सही से अप्लाई करना। हो सकता है आपने करंट डिस्ट्रीब्यूशन गलत दे रखा हो, आपका आंसर आपको सही कर देगा। जैसे यहाँ पर आंसर जो है सही कर रहा है कि नहीं, करंट E to F नहीं F to E फ्लो होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस आर क्या होगा, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन में। नहीं, ये तो नहीं, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इन आर पूछा है। तो आर इक्वल टू 4 ओम के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, तो इसमें I1 प्लस I2 इंटू आर हो जाएगा। तो I1 प्लस I2 इंटू आर का मतलब क्या हुआ, I1 प्लस I2 का वैल्यू ये ऐड कर लो तुम लोग, तो 18/7 माइनस 6/7 ये हो जाएगा 18 माइनस 6/7 इंटू 4, ये करोगे 48/7 वोल्ट आ गया इस रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एनर्जी डिसिपेटेड इन आर क्या होगा, तो आर में कितना एनर्जी डिसिपेशन होगा, तो I² होता है, पढ़े होगे। मैंने तो नहीं पढ़ाया इधर, लेकिन आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी पढ़ाया है कि किसी रेसिस्टर से I एम्पियर का करंट फ्लो होता है तो उसमें जो प्रोड्यूस्ड हीट की अमाउंट है वो पर सेकेंड जो है I² होती है। तो एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस दिस रेसिस्टर ऑफ 4 ओम I1 प्लस I2² होगा, जो कि I1 प्लस I2 की वैल्यू हमारा कितना आया है यहाँ पर, ये 18 माइनस 6 दैट इज 12/7, 12/7 स्क्वायर इंटू आर का मतलब 4, तो ये हो जाएगा 11.75 जूल। तो इस जो क्वेश्चन हमसे पूछा था इसमें रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इन आर ये हमने निकाल दिया। ठीक है, और फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। अब आप प्रत्येक सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लीजिएगा आप लोग। जैसे कि इसके अक्रॉस हमें निकालना है, तो इस सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो कितना हो जाएगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I2 तो आपका नेगेटिव आया हुआ है। ठीक है, एक्चुअल में करंट का फ्लो इधर की ओर हो रहा है। ठीक है, तो इसके क्रॉस जो V होगा, V इज इक्वल टू E2, ध्यान देना ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर नहीं निकल रहा है, बल्कि पॉजिटिव टर्मिनल से इसके बॉडी के अंदर हो रहा है। तो E2 भी इज इक्वल टू E2 प्लस, ये चार्जिंग जैसी स्थिति हो गई, प्लस IR। तो I2 की वैल्यू प्लस I2 इंटू इसकी इंटरनल रेसिस्टेंस V2 इसकी इंटरनल रेसिस्टेंस तो कुछ दे ही नहीं रखी है। ठीक है, तो इसके क्रॉस जो है टर्मिनल पोटेंशियल, तो R 0 हो गया, तो ये 0 कर दोगे तो ये दिस इज इक्वल टू E2 आएगा। क्लियर है, एक्चुअल में ये प्रॉब्लम में गलत पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच सेल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R पूछा होगा, इसीलिए यहाँ पर सॉल्व करने पर ऐसा दिया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R कर देना, ये जो रेसिस्टेंस कैपिटल R है, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच सेल नहीं, अक्रॉस रेसिस्टेंस R कर दो, अक्रॉस R इज इक्वल टू, अच्छा दिस इज इक्वल टू 48/7 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है, अब ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं कि 2 cells of EMFs 1.5 volt and 2 volt and internal resistance 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in parallel। 2 सेल्स हैं 1.5 और 2 वोल्ट के, जिनके इंटरनल रेसिस्टेंस भी दे रखे हैं, इस तरह से जुड़े हुए हैं, पैरेलल में आपस में जुड़े हुए हैं, देख रहे हो यहाँ सर्किट में। ठीक है, सो एज टू सेंड करंट इन द सेम डायरेक्शन। अब इस तरह से ये जुड़े हुए हैं कि करंट सेम डायरेक्शन में जो है सेंड कर रहे हैं। ध्यान देना, ये करंट इधर की ओर दे रहा है, ये भी करंट इधर की ओर दे रहा है। ठीक है, तो पूछा है कि थ्रू एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 5 ओम, एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 5 ओम से होकर के ये दोनों सेम डायरेक्शन में करंट दे रहे हैं। तो करंट इस डायरेक्शन में गया, देख रहे हो ये I1 करंट भी इधर जा रहा है, I2 करंट भी इधर जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में इस एक्सटर्नल रेसिस्टर से होकर के करंट सेंड कर रहे हैं। तो पहले तो पूछा है कि ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। तो देखो सर्किट डायग्राम ऐसा होगा, ये दोनों सेल जो है सेम डायरेक्शन में करंट इस एक्सटर्नल लोड से होकर के सेंड कर रहे हैं। तो और आगे पूछा यूजिंग किरचॉफ्स लॉज कैलकुलेट ए करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। सर्किट के प्रत्येक ब्रांच में करंट निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 5 ओम रेसिस्टेंस, इस 5 ओम रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है।
तो मान लो कि इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से I1 करंट बाहर आया, तो ये जो जंक्शन F है यहाँ पर I1 करंट पहुँच रहा है इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से। मान लो कि 2 वोल्ट के सेल से यहाँ से I2 करंट सेंड किया गया, तो ये I2 और I1 दोनों आकर के F जंक्शन पे मिल गए, और यहाँ से जो तीसरे कंडक्टर से होकर के FE सेक्शन में जो करंट गया वो I1 प्लस I2 हो गया, जो कि एक्सटर्नल लोड 5 ओम से होकर के पास कर रहा है। तो हमें एक्चुअल में I1 I2 इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है, यहाँ तक कि I1 प्लस I2 ये जो 5 ओम के रेजिस्टेंस होगा वो भी निकालना है, और हमें साथ ही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टेंस वो निकालना है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल यानी कि VED भी निकालना है। तो पहले करंट निकालेंगे तो I इंटू R करके निकाल लेंगे। तो अब इनके लिए फिर से किरचॉफ्स रूल अप्लाई करो। तो लूप AFCBA लिया है इसने, AFCBA इस लूप में। चलो क्लॉकवाइज सेंस में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो तुम देखो यहाँ सेल है, इस सेल की EMF और इंटरनल सब कुछ दे रखा है। तो जब हम आगे बढ़ रहे होंगे कहाँ से कहाँ, AFCBA, तो ऐसा करते वक्त सबसे पहले हमें मिलेगा ये यहाँ पर देखो ये 2I2 लिया गया है। ये 2I2 क्यों लिया गया है, तो यहाँ देखो B से A की ओर जब बढ़ोगे तो ये जो 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है इसमें I2 करंट की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम, तो I और R का प्रोडक्ट यानी कि 2I2 पॉजिटिव लिया जाएगा, तो 2I2 पॉजिटिव ले लिया जाएगा माइनस 1I1। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए जब हम इस इंटरनल रेजिस्टेंस से बढ़ रहे हैं तो करंट I1 इधर जा रहा है, हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टर 1 ओम्स के क्रॉस टू पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ज़्यादा अच्छा होगा, पोटेंशियल राइज होगा यहाँ पर जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर ये करंट का डायरेक्शन सही है तो पोटेंशियल राइज होगा। तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा IR प्रोडक्ट होगा वो 1 इंटू I1 के बराबर होगा, और चूँकि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो इस IR प्रोडक्ट को नेगेटिव लेना होगा। तो 2I2 माइनस 1I1 हम इस तरह से लिख लिए IR प्रोडक्ट एक साइड में। अब इस रूट में हमें 2 सेल्स मिले हैं, 2 EMF का हिसाब करना होगा। तो ऐसे बढ़ते हुए हमें इस सेल, ये जो 2 वोल्ट का सेल है इसके नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की डायरेक्शन में हम गए हैं, तो इसकी EMF तो पॉजिटिव लेंगे, मतलब E2 पॉजिटिव लिया जाएगा। फिर जब हम इस सेल से यात्रा पूरी कर रहे हैं तो इसकी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो इसके जो EMF को हम नेगेटिव लेंगे। तो इसकी EMF E1 जो है 1.5 वोल्ट, वैल्यूज़ बाद में पुट किए जाएंगे, तो E1 को नेगेटिव लेना होगा। तो E2 माइनस E1 कितना होगा, अभी पुट करते हैं वैल्यू, 2 माइनस 1.5 जो कि 0.5। तो एक इक्वेशन तैयार हो गया, 2I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ऐसे ही फॉर लूप CFEDC की बात करें, CFEDC इस लूप में देखो अगर तो यहाँ पर C से F की ओर बढ़ेंगे तो करंट की दिशा में ही, तो इस रेसिस्टर के क्रॉस IR प्रोडक्ट, मेरा मतलब 1 इंटू I1 पॉजिटिव लिया जाएगा, तो 1I1 पॉजिटिव हो गया। पहले IR प्रोडक्ट लिख रहे हैं प्लस, अब ये रेसिस्टर जो है इसमें भी करंट की डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो I1 प्लस I2 इंटू 5, इसको, इस प्रोडक्ट को भी हमें पॉजिटिव लेना होगा। तो ये हो जाएगा 1I1 प्लस 5I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, ये हो गया सारा IR प्रोडक्ट, इक्वल टू अब EMF वाला कौन सा साइड है, तो तुम देखो इसमें जो सेल जुड़ा हुआ है इसके नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये 1.5 वोल्ट का है और इसकी EMF वैल्यू को हम पॉजिटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 इक्वल टू, और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बन जाएगा 5I2 प्लस 6I1 इज इक्वल टू 1.5। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दें I1 I2 के लिए, तो I1 की वैल्यू 1/34 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू 9/34 एम्पियर आ जाएगी। करंट थ्रू ब्रांच BA, अब तुम देखो I1 I2 तो हमने निकाल लिया, अब BA ब्रांच में, BA कौन है, BA ब्रांच में करंट की वैल्यू I1 आ गई, BA में तो I2 है, इसमें I2 है, तो I2 की वैल्यू, तो ये गलत लिखा है, ये करंट ब्रांच BA में करंट I2 है जिसकी वैल्यू 9/34 एम्पियर, और ब्रांच CF में जो करंट है CF में वो 9/34 एम्पियर होगा। नहीं, यहाँ ये I1 लिखना चाहिए इसको, यहाँ पर क्या लिख दिया इसने, गलत लिखा है। ब्रांच BA में करंट जो होगा इसकी वैल्यू I2 है, और ये I2 की वैल्यू जो है यहाँ पर लिखी जाएगी I2 इज इक्वल टू 9/34, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ, ये मिसप्रिंट है,
करंट थ्रू ब्रांच CF अगर बात करें तो इसमें करंट I1 लिया गया है, तो यहाँ I1 लिखेंगे और इस I1 की वैल्यू 1/34 आई है, ये 1/34 होगा, इसको करेक्ट कर लेना। हाँ, करंट थ्रू ब्रांच DE, अब इस DE ब्रांच में करंट की वैल्यू I1 + I2 होगी, जो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 34, तो नीचे LCM होकर के ऊपर में 9 + 1 10 हो जाएगा, 10/34 एम्पियर। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 5 ओम रेसिस्टर के क्रॉस, I और R का प्रोडक्ट कर दिया, I1 + I2 × 5 कीजिए, ये सम ऑफ दिस टू करेंट्स 10/34 × 5 करो 1.47 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जो प्रॉब्लम्स हमने बताए, इन प्रॉब्लम्स में आपने ये सीखा कि कैसे किरचॉफ्स के फर्स्ट रूल और सेकंड रूल को अप्लाई करें। ठीक है, और ऐसे और भी प्रॉब्लम्स आपको जो सॉल्व करके दे रखे हैं, जो भी आपके पास अगर प्रदीप की बुक है उनको आप देखिएगा, अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा, जो भी डाउट्स हैं, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे आप। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।